चलिए इधर आ जाओ भैया। अभी ये हम लोगों के पास में एक फ़ोन है। इस फ़ोन के अंदर जो प्रॉब्लम है वो ये है, कस्टमर का ये कहना है कि कभी ये फ़ोन ऑन होता है और कभी ऑन नहीं होता है। कुल मिला के इस फ़ोन के अंदर दिक्कत है कि कभी ये ऑन होता है, कभी ऑन नहीं होता है। जबकि ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। होना ये चाहिए कि अगर हमने इसको ऑन किया तो इसको ऑन होना चाहिए और नहीं ऑन किया तो नहीं ऑन होना चाहिए। तो अगर इस फ़ोन को हमको चेक करना है तो हमें इसको क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि इसमें कहाँ से प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम है और हमको क्या करना पड़ेगा। तो अगर इस फ़ोन को हमको चेक करना है तो क्या क्या चेक करेंगे इसके अंदर? ठीक, और अच्छा ठीक है, बैटरी कनेक्टर की डायोड रीडिंग ले लिया। ठीक, डीसी मशीन पे देख लेंगे। और क्या देखेंगे? ठीक, देखिए सबसे पहले जो हम लोग इसमें चेक करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको फ़ोन को ओपन करेंगे। फ़ोन को ओपन करने के बाद सबसे पहले इसको डीसी सप्लाई से वोल्टेज देंगे। ठीक है। अब ये जो फ़ोन है सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि ये फ़ोन जो है आज के टाइम पे जैसे वन प्लस या अदर किसी ब्रांड में भी आजकल जो फ़ोन आ रहे हैं, पहले जितने फ़ोन आते थे सब सिंगल बैटरी वाले फ़ोन आते थे। आजकल डुअल बैटरी वाले फ़ोन भी आने लगे हैं कि जिसके अंदर आपको 20 से ऐसा पार्टीशन टाइप का दिखाई पड़ेगा। एक बैटरी इधर होगी और एक इधर होगी, जिसमें बैटरी का एक पत्ता इधर होगा और दूसरी बैटरी का पत्ता इधर होगा। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर जो है सिंगल सेल वाली बैटरी ही है। तो अगर जो सिंगल सेल वाली बैटरी है तो इसका मतलब ये बैटरी हमारी 4 वोल्ट की है। कितने वोल्ट की? तो अगर हमें इस फ़ोन को डीसी सप्लाई से चेक करना है, इसकी प्रॉब्लम को डायग्नोस करना है, तो डीसी सप्लाई में या तो हम लोग 4.0 लगा लें या 4.220 भी लगा लें, मतलब दोनों ही कंडीशन में हमारी वर्किंग हो जाएगी। मतलब 4.0 या 4.2 वोल्ट लगा लें। तो अभी हमने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर हमने डीसी सप्लाई कितने वोल्ट पे सेट कर रखा है? 4 वोल्ट पे, जो आपको परमानेंट यहाँ पर दिखाई पड़ती रहेगी। अभी कुछ भी हमने इसके साथ में अटैच नहीं कर रखा है, तो इसलिए अभी ये कोई एम्पियर नहीं दिखा रहा है। अभी हम जब इस फोन को कनेक्ट करेंगे तो हम इसका एम्पियर चेक करेंगे कि ये कितने एम्पियर ले रहा है। अब देखिए यहां पर हमने क्या किया, ये फोन को ये रख दिया। अभी फोन का जो हमारा बैटरी कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर पे हमको क्या करना होगा, निगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई जो है हमें वो देना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कि ये जो फ़ोन है इसको हमने कनेक्ट किया और कनेक्ट करने के बाद में जब हम इसका ऑन ऑफ बटन प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पर रीडिंग आपकी कितनी आ रही है? तो जिस टाइम पे ये 700 800 900 रीडिंग जा रही है, इसका मतलब ये है कि उस टाइम पर फ़ोन हमारा चालू हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर रीडिंग क्या है, फ्लक्चुएट हो रही है। ऐसा नहीं है कि रीडिंग आपकी एक जगह पे स्टेबल है। ठीक, तो यहाँ पर रीडिंग जो है आपकी देखिए अभी 152 150 इस तरीके से हो गई। तो फ़ोन हमारा जब चालू होता है तो उसकी रीडिंग घटती बढ़ती रहती है। क्यों घटती बढ़ती रहती है? क्योंकि हमारा जो फ़ोन है, फ़ोन के जितने भी सेक्शन एनर्जाइज होते जाते हैं, जो जो सेक्शन एक्टिव होते जाते हैं, उन सेक्शन का करंट कंजप्शन यहाँ पर दिखाई पड़ता है। और जिस टाइम पर सारे सेक्शन एक्टिव हो जाते हैं फिर फ़ोन हमारा नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे जो एम्पेयर थे वो इस तरह के एम्पेयर दिखा रहा था कि हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है या ऑन होने की कोशिश कर रहा है। अब बात ये आती है कि अगर फ़ोन आपका इतना एम्पेयर ले रहा है तो इसका मतलब पावर आईसी अपने वोल्टेजेस बना रही है कि नहीं बना रही है। अगर पावर आईसी वोल्टेज ना बना रही होती तो ये कोई एम्पेयर ना ले रहा होता। अब हमको क्या करना पड़ेगा कि इसके मदरबोर्ड को डायग्नोस करना पड़ेगा कि इस मदरबोर्ड में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा कि ये हमारा मदरबोर्ड है।
तो मदरबोर्ड का ये वाला जो पार्ट है यहां पर, तो ये देखिएगा यहां पर कि किसी ने जाली वगैरह हटाई हुई है पहले से। तो इसका मतलब ये है कि ये जो जाली वगैरह हटी हुई है यहां पर, ठीक है, अगर हम लोग देखें तो फोन का जो मदरबोर्ड का है एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट आपका ये है। इस पार्ट में किसी ने कोई काम नहीं किया है, लेकिन मदरबोर्ड के इस पार्ट में किसी ने जाली वगैरह हटा के हो सकता है कि इसको हीट करने की कोशिश करी हो, या इस आईसी को, यहाँ पर आपको जो आईसी दिखाई पड़ रही होंगी मोटा मोटा आपको दो आईसियां दिखाई पड़ रही हैं। तो दो आईसी का मतलब ये हो गया कि एक आपकी सीपीयू हो जाएगी और दूसरा आपकी एमएमसी हो जाएगी। ठीक, अगर ये डबल डेकर सेट होगा तो डबल डेकर सेट की कंडीशन में क्या होगा, सीपीयू के ऊपर दूसरी आईसी लगी होगी, वो हमारी रैम हो जाएगी। तो इसका मतलब तीन आईसियां हो जाएंगी, एक सीपीयू, एक एमएमसी और एक रैम। और अगर जिस फोनों के अंदर रैम नहीं लगी होगी सीपीयू के ऊपर तो उसके अंदर जो एमएमसी के अंदर ही रैम होगी। ठीक है, अब यहां पर ये देखिए, यहां पर आपको SEC करके दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये सैमसंग की एमएमसी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसका मतलब जो हमारी स्टोरेज आईसी है वो किस कंपनी की है, सैमसंग की है। अगर माइक्रोन होती तो M का सिंबल होता। हाँ हाँ, तो सीपीयू देखिए, अब यहां पर आप देखो ये जो आईसी है इसके ऊपर भी SEC लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, लिखा है। इस आईसी पे भी SEC लिखा हुआ है और उसके बगल में जो एक आईसी है इसके ऊपर भी देखिए SEC लिखा है, लिखा हुआ है। दो आईसीओ के ऊपर SEC लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ, सैमसंग की दोनों आईसियां हैं लेकिन एक हमारी क्या है, एमएमसी है और एक हमारी रैम है। क्या है, रैम है। तो सैमसंग कंपनी ने एमएमसी आईसी भी बनाई और रैम भी बनाई, तो सीपीयू कहां गया, रैम के नीचे सीपीयू मिलेगा। तो इसका मतलब ये सेट क्या है, डबल डेकर है, यानी सीपीयू के ऊपर आपकी रैम लगी हुई है और रैम भी किस कंपनी की है, रैम भी हमारी सैमसंग कंपनी की है। और जो इसके अंदर स्टोरेज आईसी लगी हुई है जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है वो भी हमारी किस कंपनी की है, सैमसंग की है। तो यहां पर अगर इस तरह की कोई कंडीशन आ रही है तो इस कंडीशन में जो हम लोग के काम के हिसाब से या नॉलेज के हिसाब से, जो वर्किंग के हिसाब से इस फोन के अंदर जो प्रॉब्लम है, या तो इसकी रैम ड्राई सोल्ड हो गई है, क्या हो गई है, और या इसका सीपीयू ड्राई सोल्ड हो चुका है। तो ड्राई सोल्ड होने की वजह से क्या होता है कि जिस टाइम पे सीपीयू या रैम प्रॉपर कांटेक्ट उसका बना रहता है तो सेट ऑन हो जाता है, और जिस टाइम पर वो कांटेक्ट में कोई दिक्कत आती है तो सेट ऑन नहीं होता है। तो इसके लिए हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना होगा कि इसकी रैम और सीपीयू को रिवॉल्व करके देखना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि अगर किसी फ़ोन के अंदर डबल डेकर आईसी लगी हुई है तो हम उसको कैसे रिवॉल्व करेंगे या कैसे निकालेंगे और कैसे लगाएंगे, और हमारा हीट और एयर का क्या कॉम्बिनेशन होगा कि हॉटगन में हमको कितनी हीट रखनी है और कितनी एयर रखनी है, कि ऐसा हमको कॉम्बिनेशन रखना है कि जिससे कि हमारा ना सीपीयू डैमेज हो और ना ही रैम डैमेज हो, क्योंकि वापस हमको कस्टमर को सेट को ओके करके देना है। ये नहीं कि हमारा सेट कस्टमर का बनाते टाइम पे कुछ इसके अंदर प्रॉब्लम आ जाए।
ठीक है। हम्म? अगर इसी पे रखो तो, इसी पे रखो। हम्म, ठीक है। हम्म, हम्म, चल, कर ली। अच्छा एक बात बताइए, इस फोन के अंदर ये जो डबल डेकर आईसी है, तो क्या किया जाए, इसकी पहले सीपीयू रिवॉल्व किया जाए, मतलब सीपीयू रैम दोनों को किया जाए या सिर्फ रैम को किया जाए? पहले रैम को रिवॉल्व करके देखते हैं, ठीक है ना। तो हमें रैम को अगर रिवॉल्व करना है तो रैम निकालनी पड़ेगी, और रैम किसके ऊपर लगी है, सीपीयू के ऊपर लगी है। तो हम सबसे पहले क्या करें कि पीसीबी होल्डर के ऊपर हमने अपना मदरबोर्ड लगा लिया। तो इधर से हॉटगन और हैंडल फंस रही है ना, दिखाई नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर ये देखिए, ये जो हमारा सीपीयू है, ये सीपीयू जो लगा हुआ है, ये हमारा कैसा लगा हुआ है, पेस्टेड लगा हुआ है, यानी इसके साथ में ब्लैक पेस्ट के साथ में इसको कंपनी ने सील कर रखा है। तो ये जो आईसी है, जो सीपीयू है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसका किनारे का जितना भी ग्लू है वो हमको कटिंग करना पड़ेगा, ठीक। तो ग्लू कट करने के लिए हमारे पास सबसे पहली चीज, अगर आपको काम करना है प्रॉपर तरीके से, बिना कस्टमर के सेट में कोई प्रॉब्लम आए, तो आपके पास में काम करने के लिए टूल्स अच्छे होने चाहिए। अगर इस टूल की बात करें, ये ब्लेड और हैंडल है, आप चाहें तो सस्ता अच्छा जैसा भी आप यूज़ करना चाहें, अभी जैसे ये जो हमारे हाथ में है, इसको बोलते हैं होंग टैंग, होंग टैंग कंपनी का आता है। इसके हैंडल और ब्लेड कंप्लीट सेट जो मिलता है वो मार्केट में 1700-1800 रुपए का मिलता है। तो लेकिन ये है कि अगर आपके पास टूल अच्छे होंगे तो आपसे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और काम आप सफाई से करेंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अगर आपसे काम का नुकसान हुआ तो आपको तो पैसे मिलेंगे नहीं, लेकिन अननेसेसरी कस्टमर का काम खराब हो जाएगा, उसका सेट बेकार हो जाएगा। ये हमें अपने हाथों से नहीं होने देना है, ठीक है। ये हैंडल भी जो होता है, ये हैंडल इसको मतलब चाइना से आता है, इसको वुडन हैंडल बोला जाता है। हाँ। अब वुडन हैंडल बनाने का उनका पर्पस ये होगा कि जब हम लोग हॉटगन यूज करते हैं, तो हॉटगन यूज करने में क्या होता है कि जब हॉटगन हम चलाएंगे तो सारी हीट इसके ऊपर पड़ेगी। जब ये मेटल के कांटेक्ट में हीट आएगी तो ये गर्म होगा, और अगर ये स्टील का या लोहे का होगा तो पूरा हैंडल गर्म हो जाएगा। तो ज़्यादा देर तक हम लोग इसको इस्तेमाल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अगर लकड़ी होगी तो हीट ऊपर तक नहीं जाएगी। प्लास्टिक का हैंडल इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यों, वो गल जाएगा। हैंडल में हाथ आ रहा है। हम्म, एक मिनट रुको फिर। चक्कर का इधर हॉटगन में कैमरे में हाथ आ रहा है, फंस रहा है। इसको उधर लगा दें, हैं किस पे? हम्म,
केबल लगाओ जरा, केबल लगाओ। हम्म। कितने जितने काम जी में हम्म। हम्म। थोड़ा सीधा इतना ये भी इससे आ रहा है। का दिखा नहीं वो तो ठीक है। है ना। हम्म। हाथ तो नहीं फंसेगा ना। पूरी उठाया हम्म। अब इधर देखो, ये मदरबोर्ड दिख रहा है। हाँ, ये हमारी आईसी दिख रही। अब आ गया क्लियर। अब देखो सर, थोड़ा सा सर ऊपर करो तो कुछ नहीं। हाँ। हैं? रुको 1 मिनट। हम्म। हम्म। लग रहा है हाँ लाइट बढ़ा दो। जरूर और ऐसे वाली टेबल ही मंगानी पड़ेगी।
आउटपुट नहीं होता, जब आएगा उसको एक मिनट रखो जरा, काम करो जरा, देखो। अब यहाँ पर एक चीज ये देखो कि ये जो हमको रैम निकालनी है, रैम क्या है, आईसी के ऊपर लगी हुई है, तो सीपीयू के ऊपर रैम लगी हुई है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि जब हॉटगन अपनी चलाएंगे तो हमें एक चीज ये ध्यान रखना है कि हॉटगन को हमको स्टेबल नहीं रखना है, अपनी हॉटगन को हमको परमानेंट घुमाते रहना है, क्योंकि अगर एक जगह रख देंगे तो पूरी आईसी हमारी हीट नहीं होगी। दूसरी बात ये है कि आपको हीट और एयर क्या रखना है, हीट आपको इस कंडीशन में कितना रखना है, 360 360। एयर कितनी रखनी है, 60 एयर रख लीजिए। कितना रख लीजिए, 360 हीट और 60 एयर, इतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही अभी हम लोग ने इसको निकाला तो ये निकालने पे क्या हुआ कि ये हमारी आईसी निकल गई ऊपर की कि नहीं निकल गई। अब हमारा नीचे क्या बचा है, सीपीयू का टॉप, जिसके ऊपर रैम चिपकी हुई थी, माउंट की हुई थी। तो अभी क्या है कि यहां पर अब हमारा सिर्फ सीपीयू बचा है और रैम हमारी ये साइड में हो गई है। अब इसको हम चाहें तो माइक्रोस्कोप पे अब देख सकते हैं, उस पर आपको क्लियर दिख जाएगा। अब यहां पर ये देखिए, ये जो आपको किनारे किनारे बॉलें दिख रही हैं, ये किसके पैड हैं, ये रैम के पैड हैं। और जो रैम की बॉलें हैं वो भी चारों ही तरफ होती हैं। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, तो अब हमारा जो पीसीबी का ये सरफेस नहीं है, ये सीपीयू का ऊपर का टॉप हिस्सा है, तो इस टॉप हिस्से को हमको क्लीन करना पड़ेगा। तो ये जो बेस है, हमको अपना ये बेस क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये बेस क्लियर होगा तब हम रैम को रिवॉल्व करके इसके ऊपर माउंट करेंगे। तो अभी हमने क्या किया कि यहां पर इसके ऊपर हमने पेस्ट लगा लिया कि जिससे कि ये सोल्डर आसानी से मेल्ट हो जाए। तो अभी जो है यहाँ पर हम अपनी आयरन चला के इसके पेस्ट के ऊपर जितना भी हमारा ये सब बॉले वगैरह थी, इनको हम सारा रांगा जो है उसको क्लियर कर लें। और इसको क्लियर करने के बाद एक बार हम क्या करेंगे कि इसको आईपीए से क्लीन कर लेंगे सारा पेस्ट अपना। तो यहाँ पर अभी हमने क्या किया कि कॉटन में आईपीए लेके ये सारी अपनी बॉलों को क्लीन कर लिया। अब यहाँ पर जो हमारा एक्स्ट्रा जितना भी रांगा लगा हुआ है, जो सोल्डर लगा हुआ है, हमको उसको क्या करना है, क्लीन करना है। तो क्लीन करने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, डिसोल्डिंग वायर। डिसोल्डिंग वायर आपको यूज़ करते टाइम एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो हमारा डिसोल्डिंग वायर है इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। कि अगर डिसोल्डिंग वायर आपका अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, मतलब सॉफ्ट नहीं होगा, तो क्या होगा कि आपकी जो आईसी है इसके ऊपर स्क्रैचेस आ जाएंगे। और जब हम डिसोल्डिंग वायर से अपना रांगा साफ कर लेंगे तो अब अगर हमारा इसके ऊपर जो भी ब्लैक पेस्ट लगा हुआ है, यानी जो ग्लू लगा हुआ है, हमको उसको क्लीन करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब जो इसके ऊपर ब्लैक पेस्ट लगा हुआ है, इस ब्लैक पेस्ट को साफ करेंगे तो नॉर्मली ये साफ नहीं होगा, या कोई ग्लू हम डालेंगे तो ग्लू डालने से ये साफ नहीं होगा।
इसको साफ करने के लिए हमको थोड़ी सी ताकत लगानी होगी और साथ में क्या करना होगा, हीट भी देनी होगी। अगर हम ज्यादा हीट दे देंगे तो नीचे सीपीयू की बॉलें मेल्ट हो जाएंगी, सीपीयू भी नीचे का हिल जाएगा, जो सीपीयू है उसकी नीचे की बॉलें हिल जाएंगी। तो हमको हीट तो देना है लेकिन ज्यादा हीट नहीं देना है। अब इस कंडीशन में अगर हम चाहें तो हॉटगन से जहां पर का हमको ग्लू साफ करना है वहां वहां हीट देते चले और अपने स्क्रैपर से क्या करते चलें, क्लीन करते चलें। तो जब स्क्रैपर से हम क्लीन करेंगे तो मतलब एक तरीके से उसकी लेयर को छीलते चल रहे हैं। अब छीलना भी ऐसे है कि बिल्कुल ये समझ लीजिए कि आप अपनी दाढ़ी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, दाढ़ी तो क्लियर हो जानी चाहिए, उसके साथ में खाल नहीं उतरनी चाहिए। तो उसी तरीके से ये जो हमारा सीपीयू है इसके ऊपर जो ब्लैक पेस्ट लगा है वो सिर्फ वो क्लीन होना चाहिए, हमारी आईसी की स्किन डैमेज नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई। तो जब हम आईसी को इसको क्लीन कर रहे हैं तो हम हीट कितनी रखनी चाहिए हमको, देखिए उस टाइम पर हम हीट जो रखेंगे या तो 230 240 इतनी हीट रख लें, ज्यादा हीट नहीं रखें कि जिससे नीचे की जो सीपीयू है उसकी बॉलें भी डैमेज हो जाए या सीपीयू हमारा हिल जाए, क्योंकि अभी हमें सीपीयू नहीं निकाल रहे हैं। अगर हमें सीपीयू निकालना होता तो नीचे की बॉलें अगर हिल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम लोग इस कंडीशन में 230 रख सकते हैं, कितना रख सकते हैं, 230 240 तक रख सकते हैं, तो उसमें नीचे की बॉलें डैमेज नहीं होंगी। हाँ, दूसरी बात क्या है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आप डबल लेयर सीपीयू को क्लीन कर रहे हैं तो जब आप क्लीन करेंगे तो आपको नोजल को पतली लगा लेना है। क्यों लगा लेना है पतली, क्योंकि जब हम ग्लू क्लीन कर रहे हैं करेंगे तो हमको क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा हिस्सा क्लीन करना होता है। तो हम चाहते हैं कि सिर्फ हीट उतने ही हिस्से में पड़े जितना हिस्सा हम क्लीन करना चाह रहे हैं, बाकी हिस्सों पे हीट ना पड़े। अगर हम बड़ी नोजल लगा लेंगे तो पूरा सीपीयू हीट होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए हम पतली नोजल लगा लें और जहां जहां पर हमको क्लीन करना है हॉटगन से हल्की सी हीट देते चलें। उस टाइम पर हीट हम 230 और एयर 60 रख लेंगे। कितना रख लेंगे, 60 रख लेंगे। और ये धीरे धीरे हम अपने सीपीयू को क्लीन करते चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये सीपीयू जहां जहां हमारा क्लीन होता जा रहा है वहां की बॉलें हमारी क्लियर होती जा रही हैं कि नहीं होती जा रही, और जहां पर हमारा पेस्ट लगा हुआ है वो ब्लैक ब्लैक सा पेस्ट निकलता जा रहा है। अभी देखिए कुछ ये बॉलें हमारी क्लियर दिखाई पड़ रही, ये बॉलें अभी क्लियर नहीं दिखाई पड़ रही क्योंकि इसके ऊपर पेस्ट लगा हुआ है। तो हमको इसको क्लीन करना पड़ेगा। अब यहां पर हमने क्या लगा दिया, पीपीडी पेस्ट लगा दिया। अब इस पीपीडी पेस्ट को क्या करेंगे, फैला देंगे। क्या करेंगे, और किसके ऊपर लगा देंगे पीपीडी पेस्ट, बॉलों के ऊपर। तो बॉल का जो शोल्डर है वो आसानी से इसके साथ में मिक्स हो जाएगा।
बॉल क्लीन हो रही भाई? हम्म। अभी हमारा सीपीयू प्रॉपर क्लीन हो गया। अब ये हमारी क्या है? रैम है। क्योंकि रैम को हमको क्लीन करना है और फिर से इसको रिवॉल्व करना है। अब ये रैम आपकी क्या प्रॉपर क्लीन हुई है? नहीं हुई है। तो हमें इसको रैम को क्लीन करने के लिए क्या करेंगे? पीपीडी पेस्ट लगाएंगे एक बार।
ये वो 3 बॉल नीचे लग गया बॉल पे पीपीडी। तो हमें एक एक बॉल को, सारी बॉलों को प्रॉपर देखना है कि कोई भी बॉल ऐसी ना हो कि जिसके ऊपर कार्बन वगैरह या किसी तरह का पेस्ट वगैरह लगा हो। सारी बॉलें हमारी क्लीन होनी चाहिए। अब एक बात समझ लीजिए, अभी मदरबोर्ड में हमारे रैम निकली हुई है, अभी सिर्फ क्या लगा है, सीपीयू और एमएमसी। एक बार हम लोग क्या करते हैं कि इस सेट को डीसी सप्लाई से कनेक्ट करके ये देखते हैं कि हमारा सेट कितना लोड ले रहा है या क्या एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, जिससे हमको एक ये आइडिया लगे कि ऐसा तो नहीं कि जो हमने रैम निकाली है उसकी वजह से सीपीयू में कोई दिक्कत आ गई हो या सीपीयू में कोई प्रॉब्लम हो गई हो। ठीक है, तो यहां पर डीसी सप्लाई अभी हमारी 4 वोल्ट पे लगी हुई है। हम लोग क्या करते हैं कि सेट को अपने कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, किया है। सेट की बूटिंग देखो क्या जा रही भाई। ठीक, इसका मतलब सीपीयू लोड ले रहा है आपका, हाँ कि नहीं ले रहा है, ले रहा है। लेकिन जब तक रैम नहीं होगी तब तक फोन चालू होगा क्या, नहीं चालू होगा। अब हमको इसके बाद क्या करना पड़ेगा कि रैम लगा के फिर हमको चेक करना पड़ेगा। रैम हमारी रिवॉल्व हो चुकी है, अब सिर्फ हमको लगाना ही लगाना। अभी रैम रिवॉल्व नहीं हुई, अभी क्लीन हुई है। हमको रिवॉल्व करके अब इसको रैम को लगाना पड़ेगा और फिर चेक करना पड़ेगा हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई।
ये स्टेंसिल पे हमारी पीपीडी लग गई है। ठीक, अब हमें क्या करना होगा, इस आईसी को रिवॉल्व करना होगा। यानी ये आईसी हमारी कौन सी है, रैम है। क्या चीज भैया, हीट आप 270 80 हीट रख सकते हैं आईसी को रिवॉल्व करते टाइम पे, क्योंकि जो हम लोग पीपीडी यूज करते हैं वो 183 का होता है। तो पीपीडी 183 का है, इसका मतलब ये है कि कंपनी का ये कहना है कि ये जो पीपीडी है 183 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाता है। तो अभी देखिए यहां पर हमने जैसे ही हीट दिया तो ये पीपीडी मेल्ट हो गया। बॉल्स बन गई, आपसे एक बार में बन जाती बॉल, नहीं बनती क्यों, बन जाती है ना, बस। हाँ, अब हमको क्या करना है, रैम को माउंट करना है सीपीयू के ऊपर, ठीक है ना। हो गए आईसी के ऊपर आईसी, नहीं किधर से नहीं लगा देना है, आपको गाइड मार्क देख के लगाना है। हाँ, कोई भी आईसी हो, रैम हो चाहे सीपीयू हो, हमेशा आपको गाइड मार्क का ध्यान रखना है। तो जिस टाइम पर आप निकाल रहे हैं उस टाइम पे आप ध्यान दे लीजिए किधर गाइड मार्क है, नहीं तो आपको सर्किट डायग्राम वगैरह खोल के देखना पड़ेगा कि गाइड मार्क कहाँ पर। ये रैम हमारी लग चुकी है। अब हमें क्या करना है कि अगर हमको बोर्ड को चेक करना है तो पहले हम बोर्ड को थोड़ा ठंडा कर लें। तो अगर हमारे पास एक्सटर्नल कोई फैन है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा।
अभी यहाँ पर रैम लगाने के बाद सेट को ऑन किया, सेट ऑन करने पर ये चालू हो रहा है। इसका मतलब जो हमने रैम निकाल के दोबारा से लगाई है वो सक्सेसफुली लग गई है और एक बार में लगी है, दोबारा तो कोशिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपने अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करी, मतलब अच्छे से एक बार प्रैक्टिस का मतलब ये है कि अगर आपने सीपीयू, आईसी, रैम इनको निकालने लगाने की जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही कम टाइम में आप रिजल्ट दे पाएंगे। नहीं तो अभी क्या है कि रैम निकालने में पता चला कि सीपीयू भी आपको रिवॉल्व करना पड़ जाता, तो ये फ़ोन चालू होने लगा। ठीक, तो इसका मतलब इस फ़ोन को हम लोग 2-4 बार ऑन ऑफ करके देखेंगे और 2-4 बार ऑन ऑफ करने में ये कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। और अगर हमको लगता है कि इसकी अभी कोई प्रॉब्लम बची हुई है तो एक बार हम लोग सीपीयू को भी निकाल के उसको दोबारा से रिवॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना, बात समझ में आई? अब ये कस्टमर का पासवर्ड मांग रहा है, वो कस्टमर को अपना मालूम है। तो इसी तरीके से आपको जो है हैंड स्किल चाहिए। हैंड स्किल, अभी वो अरमान था, अभी उसने पोको का अपना सीपीयू